सुपर 100 क्वेश्चंस बैच एक और खूबसूरत लेक्चर के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। पूरे सिलेबस की रिवीजन कर रहे हैं और 100 क्वेश्चंस उठाए हैं प्रैक्टिकल चैप्टर्स और एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिलाकर के। उन 100 से बाहर पेपर में नहीं आएगा। सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ आता है तो वहीं से करो, ये बैच मत देखो। फंसे हुए हो तो ये अमृत है आपके लिए। सर क्या क्या है यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस यूट्यूब पर हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस नोट्स की हार्ड बुक, एमसीक्यूज, आरटीपी पीवाईक्यू जो उन 100 क्वेश्चंस में इंक्लूडेड है, वो सब पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नॉमिनल से प्राइस का लिंक है, उसे ज्वाइन करें या मुझे डीएम कर दें ऊपर दिए गए नंबर पर। पिछले लेक्चर में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ एडजस्टमेंट्स की थी। आज हम बच्चों ये एडजस्टमेंट्स निपटा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओवर कर डालेंगे। और प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो नोट्स आपके सामने फ्लैश हैं, ये इस रूप में आपके घर तक पहुंचेंगे। अगर आप बैच लेते हो दीवार पे लगाना, चलते फिरते 70 नंबर तैयार करते हुए चले जाओगे। ऐसे प्रकार से चार्ट्स बनाए गए हैं। वीडियोस आपके सामने मैं ला ही रहा हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। पिछले लेक्चर में 5 एडजस्टमेंट्स हमने कवर अप कर ली थी एडवांस इनकम तक। जाकर के जरूर देखें उसको। पूरे बैच की इस प्लेलिस्ट का जो यूट्यूब पर पड़े हुए कंटेंट, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, वहां से भी देख लेना। ठीक है सर। नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का क्या क्या इफेक्ट है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के नाम से स्पेशल हेडिंग होती है, उसमें जाएगा डेप्रीसिएशन का अमाउंट। और बैलेंस शीट में एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिस भी एसेट का डेप्रीसिएशन है उसमें से लेस हो जाएगा। फर्नीचर का है तो फर्नीचर में से, प्लांट का है तो प्लांट में से, बिल्डिंग का है तो बिल्डिंग में से। नोट्स टू अकाउंट्स में लेस करेंगे और फाइनल अमाउंट बैलेंस शीट में एसेट्स में पीपी की हेडिंग में लिख देंगे। डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट, एसपीएल में जाएगा डेप्शन एंड अमोर्टाइजेशन की हेडिंग में, और बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में कंसर्न्ड एसेट में से माइनस होकर के फाइनल अमाउंट बैलेंस शीट में एसेट्स में पीपी के नीचे लिखा जाएगा। ओके सर। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, आग लग गई, गुड्स का नुकसान हो गया, क्या होगा? एक तो एसपीएल में परचेजेस की हेडिंग होती है, वहां से लेस हो जाएगा। क्यों भाई? जो खरीदा वो सामान तो उसमें आग लग गई, वो कम हो गया, तो परचेजेस से लेस करो। और दूसरा एसपीएल में ही अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। तो लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर का क्या ट्रीटमेंट होता है? एक खर्चे से हटके वो दूसरे लॉस में चला जाता है। परचेज होता है एक खर्चा। अब वो खर्चा क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि परचेज किए हुए सामान को आगे बेच के कमा भी लेते हैं, इसलिए खर्च किया तो आगे कमा भी लेंगे, इसलिए परचेज को खर्चा कहते हैं। पर अगर उसमें आग लग गई तो वो लॉस हो गया, अब उससे कुछ नहीं आना। तो परचेज यानी खर्चे से हटा देंगे और अदर एक्सपेंसेस में लॉस के नाम से लिखेंगे। यह है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स को मालिक, बिजनेस के गुड्स को मालिक निकाल के ले गया अपने घर के खर्चे के लिए, घर के यूज के लिए। एक तो एसपीएल में परचेज से कम कर दो, खरीदा हुआ सामान मालिक अपने घर ले गया, परचेज कम हो गई, परचेज से लेस कर दो। और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल से लेस, मतलब ड्रॉइंग्स में दिखाएंगे। ड्रॉइंग्स में, ड्रॉइंग को हम कैपिटल से लेस करते हैं ना, यस सर। तो नोट्स टू अकाउंट्स में वो ड्रॉइंग्स में जाएगा, कैपिटल से डिडक्ट होगी। ठीक है सर, ठीक है। एसेट रिवैल्यूड एट हायर अमाउंट, मतलब एसेट का रिवैल्यूएशन किया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, क्या सर होगा भैया? एक तो पीपी में ऐड हो जाएगा, बैलेंस शीट में पीपी में ऐड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक सर, नो डाउट। एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो पीपी में ऐड हो जाएगा। सारे एसेट्स को, सारे टेंजिबल एसेट्स को पीपी में दिखाते हैं, तो वैल्यू बढ़ी है तो बैलेंस शीट में वहां ऐड कर दोगे। दूसरा इफेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस में, रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से जाएगा। तो एक तरफ एसेट आपने रिवैल्यू किया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो एक तरफ एसेट साइड, एसेट की उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और उतना ही अमाउंट ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटीज के हेडिंग में रिजर्व सरप्लस में बढ़ जाएगा। तो बैलेंस शीट मेरी टैली रहेगी। प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्स, एक तो एसपीएल में टैक्स एक्सपेंस में जाएगा और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एसपीएल में टैक्स एक्सपेंस में और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एसपीएल में अदर एक्सपेंसेस में और बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल से लेस होगा। जब बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल का नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, उसमें लेस कर दोगे और फाइनल अमाउंट ऊपर करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स में लिख दोगे। ठीक है सर, ठीक है सर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ बाय एडजस्टिंग जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ कर दिया तो क्या होगा?
जो एक्सपेंस राइट ऑफ हो गए वो एसेट साइड से रिमूव हो जाएंगे, और दूसरा बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व का अमाउंट लेस यानी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उतना पैसा आपने जनरल रिजर्व का यूज कर लिया ना, किस लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में एसेट साइड पड़े होते हैं, इन्हें मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहा जाता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ, ये पड़े हुए थे, राइट ऑफ नहीं हुए थे अभी तक, तुमने जनरल रिजर्व से राइट ऑफ कर दिया तो क्या होगा, एक तरफ तो तुम्हारा रिजर्व सरप्लस कम हो जाएगा क्योंकि जनरल रिजर्व का पैसा यूज कर लिया, और दूसरी तरफ वो एसेट साइड से गायब हो जाएगा आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जिसे आपने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है सर, अब आ रहे हैं की नोट्स। बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड, ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के तौर पे शो करते हैं बैलेंस शीट के फुटनोट में। डिविडेंड अगर डिक्लेयर किया गया है बैलेंस शीट डेट के बाद तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। ट्रेड रिसीवेबल्स को अगर 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं तो उन्हें सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे, 6 महीने से कम वाले ट्रेड रिसीवेबल को अलग, 6 महीने से ज्यादा वालों को अलग शो करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। स्टॉक हाइपोथिकेट यानी गिरवी रख दिया, नोट्स में केवल डिस्क्लोज करने की स्टॉक गिरवी रखा हुआ है और कोई जनरल एंट्री नहीं होती इसकी। सिक्योर्ड लोन को अलग दिखाते हैं, अनसिक्योर्ड लोन को अलग दिखाते हैं, आपने अलग अलग लोन ले रखे हैं, सिक्योर्ड अलग अनसिक्योर्ड अलग, तो जब लोन्स का नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे तो सिक्योर्ड को अलग दिखाओगे, अनसिक्योर्ड को अलग, और टोटल अमाउंट फिर ऊपर पोस्ट करोगे बैलेंस शीट में। अगर शेड्यूल बैंक में जो पैसा रखा है वो अलग शो होगा, और जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक में रखा है वो अलग शो होगा। जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे और बैंक बैलेंस शो करेंगे तो जो बैंक में पैसा हमारा शेड्यूल बैंक में रखा हुआ है वो अलग दिखाएंगे, अदर वाला अलग दिखाएंगे। ठीक है सर, डिस्क्लोज सेपरेटली करने पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पेबल इन करंट ईयर, ये एक एमसीक्यू आया था 2 नंबर का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी कोई, करंट ईयर में वो आपने 5 साल के लिए कुछ पैसा उधार ले रखा था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी आपकी 5 साल के लिए, अब 1 साल का समय बचा हुआ है मान लीजिए उसमें पे करने के लिए, अब वो करंट बन चुकी है तो उसे कहां दिखाओगे, करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम से। ये एमसीक्यू आया था 2 नंबर का। 5 साल का कोई उधार था, आपने लिया था 5 साल पहले, आज की डेट में 4 साल बीत चुके हैं, मात्र 1 साल बाद उसकी पेमेंट करनी, तो अब वो लॉन्ग टर्म नहीं है, अब 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, अब वो करंट लायबिलिटी बन चुकी है तो उसे करंट लायबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाएंगे। अनक्लेम्ड डिविडेंड को अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में AS 18 के हिसाब से। रिलेटेड पार्टीज के साथ जो ट्रांजैक्शंस की गई हैं उन्हें अलग से डिस्क्लोज करना होता है। बैच ज्वाइन कीजिए बच्चा पार्टी, और फिर इसी आज के 7-8 मिनट के लेक्चर और पिछले वाले 10-15 मिनट के लेक्चर के बेस पर सारे के सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बैच के अंदर। बैच ज्वाइन करो, लाइक सब्सक्राइब करो। धन्यवाद बच्चा पार्टी, आज के लिए इतना ही।